So let's continue with thermodynamics. Okay. Now in case of thermodynamics हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, तुम लोगों को एक शॉर्ट में फॉर्मूलाज रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा है वो वर्क डन का देखा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे अभी, माइनस पी डी वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, तो हेयर स्टाइल चेंज करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जस्ट गर्मी की वजह से है। अब सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्यू का, एंड क्यू के हम लोगों ने टोटल 3 फॉर्मूलाज देखे थे। एक देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एन सी डी टी फ्रॉम T1 टू T2। सॉरी, पहला देखा था हम लोगों ने सी डी टी फ्रॉम T1 टू T2। इसको हम लोगों ने सी टी भी बोला था, सी टोटल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था एन सी एन डी टी फ्रॉम T1 टू T2। एंड तीसरा हम लोगों ने देखा था एम एस डी टी फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज एक ही है। ठीक है, एंड यहाँ पे सी टी क्या था, तो सी टी वॉज टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी। सी एन क्या था, तो सी एन इज मोलार हीट कैपेसिटी, एंड एस इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 पार्ट्स देख लिए थे, एंड इससे हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कोरिलेशन भी निकाला था। बाय द वे एक छोटी सी मिस्टेक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज दिस। ठीक है, एंड फाइनली अगर हम लोगों को क्यू का फॉर्मूला चाहिए होगा तो क्यू इज नथिंग बट टी डेल्टा टी, इंटीग्रेट करने के बाद वहां पे T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो कर देते एक बार, T2 माइनस T1 विच इज नथिंग बट एन सी डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट एम एस डेल्टा टी। ठीक है, इस पे से हम लोगों को पता चला था सी एन एंड एस, इनके बीच में क्या कोरिलेशन है। तो सी टी इज नथिंग बट एन सी एन विच इज नथिंग बट एम एस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, अभी तक हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं। फिर हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोगों ने देखा था वो एक बार देख लेते हैं। तो थर्ड हम लोगों ने देखा है DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने अलग अलग गैसेस के लिए CV, CP और गामा की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो अगर तुम लोगों के पास मोनो एटॉमिक गैस है, कौन सी गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस। नाउ इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस अगर मैं तुम लोगों को CV पूछूं, तो तुम लोग बोलोगे ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय 1/2R। ठीक है, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें रहते हैं 3, 1/2 से मल्टीप्लाई करो और R से मल्टीप्लाई करो। CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो CP इज नथिंग बट CV प्लस R। तो CV प्लस R मतलब ये हो जाएगा 5/2R। एंड गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, तो CP अपॉन CV हो जाती है। तो CP अपॉन CV, तो CP ऊपर आएगा 5 और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। इसका अगर एग्जैक्ट आंसर हम लोग निकालने जाएंगे तो हो जाएगा 1.67। ठीक है, ये तुम लोगों को होमवर्क के लिए दिया था मैंने। ठीक है, अब उसके बाद डायटोमिक गैस, होमवर्क में मैंने तुम लोगों को स्पेसिफिक गैसेस के नाम लिख के दिए थे। अब यहाँ पे डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के केस में CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहने वाले हैं, बट इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाते हैं, तो 2 आ जाते हैं। तो 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। तो 5/2 इंटू R। अब इसमें अगर हम लोग प्लस R करेंगे तो हो जाएगा 7/2 इंटू R। एंड अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो CP ऊपर एंड CV नीचे, तो 7 और 5 एक दूसरे के रेशियो में आ जाएंगे, तो 7/5। इसका अगर आंसर हम लोग लिखने जाएंगे तो हो जाएगा 1/4। तो मोनोटॉमिक, डायटोमिक। ठीक है, उसके बाद आता है ट्राइएटॉमिक। नाउ ट्राइएटॉमिक के केस में एक हो जाता है लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर लीनियर होगा, अगर लीनियर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर के केस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के। ठीक है, तो ये ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल भी 5/2R ही देगा, यहाँ पे 7/2R ही रहने वाला है, एंड ये हो जाएगा 7/5 विच इज नथिंग बट 4.1। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन रेयरली आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। एंड फाइनली ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और एल्स पॉलीएटॉमिक। ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल,
ठीक है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में कैसे हो जाएगा, तो देखो 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से देखा था। 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड हम लोग ट्रांसलेशनल और रोटेशनली देखने वाले हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 6, एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो 3r बच गया। ठीक है। अब इसमें और एक r ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4r। cp अपॉन cv लेंगे तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा, तो 4 अपॉन 3, इसका आंसर आता है 1.33। ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क के लिए करने भी दिया था, आई होप तुम लोगों ने ये किया होगा। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही किया है। अगेन नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला पार्ट रिवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये अभी इसके बाद हम लोग चैप्टर में कभी देखेंगे नहीं, जहाँ पे भी क्वेश्चन में यूज होगा वहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। तो दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट वेरी वेल। ठीक है। तो चलो लिख दो, तुम लोगों को इसकी जेपेक फाइल मिली जाएगी, तो तुम लोगों को अभी इसमें से मतलब कुछ लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, रिवीजन का पार्ट था। ठीक है। ये सारे फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले से लिख के रखे हैं। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंटरनल एनर्जी। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंटरनल एनर्जी। तो नई हेडिंग डालते हैं, इंटरनल एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इन सम बुक्स इट माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है। तो आइदर इट कैन बी यू, आइदर इट कैन बी ई। हम लोग इसको सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा यू लिखेंगे, बट अगर किसी बुक में तुम लोगों को ई दिख गया तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अब मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी किन किन चीजों की वजह से एग्जिस्ट करती है। इंटरनल एनर्जी ये किस किस की वजह से एग्जिस्ट करती है, तो दिस इज द एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, प्लस एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, प्लस एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, प्लस बाकी तुम लोगों को एक्स्ट्रा की छोटी छोटी और बहुत सारी एनर्जीज मिल जाएंगी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मेनी मोर। ठीक है। तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसी बहुत सारी चीजें रहने वाले हैं ना, इनके बीच में वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकता है, एंड एनॉर्मस अदर थिंग्स। ठीक है। तो ये सारों की एडिशन हम लोगों को मिलती है, इन सारों के एडिशन करने के बाद हम लोगों को मिलती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब मुझे बताओ इतना सब एडिशन करना या फिर इतनी सारी छोटी छोटी चीजें फिगर आउट करना हम लोगों के बस की बात है क्या? ये सारी चीजों की एडिशन करना हम लोगों को फिजिबल है क्या? नो, करेक्ट बोल रहा हूँ। तो एक नोट याद रखना, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, याद रखो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। हेंस दिस इज द नोट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग इसका क्या निकाल पाएंगे? ऋतुजा करेक्ट बोल रहे हो। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर व्हाट वी कैन कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी? इसका चेंज हम लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट है अक्षय, तुहिन। अब इसका हम लोग चेंज निकाल सकते हैं, और चेंज कैसे निकालना एंड ऑल वो हम लोगों ने बोर्ड्स में भी देखा है। अभी जरा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो याद रखो इंटरनल एनर्जी, ये हम लोगों को याद रखना है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को याद रखना है। अगर जेई एडवांस में तुम लोगों को पूछा, इतने आगे का पूछने के चांसेस कम है एडवांस में भी, बट फिर भी अगर पूछा तो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। याद रखो इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चारों की वजह से चेंज होगी। इट डिपेंड्स ऑन ऑल फोर ऑफ देम, बट ये पूछने के चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है। तो ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो। अब इसमें भी हम लोग इसको आगे और बढ़ा के लेके जा सकते हैं। ठीक है। अगर समझो मैंने कांस्टेंट रिजिड कंटेनर ले लिया, कौन सा कंटेनर? तो रिजिड कंटेनर ले लिया। तो रिजिड कंटेनर अगर होगा तो एन विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है।
रिजिड कंटेनर अगर होगा तो n की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, एंड n की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई, रिजिड नहीं, सॉरी, रिजिड कंटेनर मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लोज कंटेनर, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग अ क्लोज कंटेनर, सॉरी फॉर दैट, क्लोज कंटेनर अगर मैं लूंगा तो n की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, क्योंकि अभी नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो पाएंगे, एंड देन u विल बिकम फंक्शन ऑफ p v n t, ठीक है। एंड जब कोई चीज तीन चीजों का फंक्शन होती है तो हम लोग तीनों को मतलब सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड आई गेस। कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ पे मतलब स्टॉप हो गया था? ओके, तो स्टिल पीबीटी, ओके। तो जब कभी कोई एक चीज तीन चीजों का फंक्शन रहेगी, ठीक है, या फिर वन थिंग डिपेंड्स ऑन थ्री अदर फंक्शंस, तो हम लोग इसको तीन फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो कभी भी स्टडी नहीं कर पाएंगे, और इट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तुम लोगों को पता है जब कोई एक चीज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई रहती है, हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू फंक्शंस। अब तीन फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हेंस वी स्टडी देम सेपरेटली, पहले प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, बाद में वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एंड फाइनली क्या बचा, प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम और टेम्परेचर, और तुम लोगों को इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल अगर एडवांस में पूछा गया तो ये तुम लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो। जो नीट के स्टूडेंट है वो ये लिख के नहीं लेंगे तो भी चलेगा, जो एडवांस नहीं देने वाले वो भी अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू ही देखने वाले, एडवांस में पूछ पूछ के इधर तक ही आएगा, इसके आगे पूछने के चांसेस नहीं है, अभी तक क्वेश्चन आया भी नहीं है। ओके, तो u इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अगर तुम लोगों को du की वैल्यू पूछी तो du की वैल्यू तुम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो डेल u विथ रिस्पेक्ट टू डेल v एट कांस्टेंट t dv प्लस डेल u डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v dt, ठीक है। ये फंक्शन यूज करके, सॉरी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करके तुम लोग इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ये जस्ट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के पास एक्स्ट्रा का पॉइंट आ गया। अब तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल यू बाय डेल वी, ठीक है। डेल यू बाय डेल वी का यूनिट क्या आएगा वो तुम लोगों को पूछा जा सकता है। अब ऊपर की तरफ इंटरनल एनर्जी है, मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी मतलब यूनिट क्या रहने वाला है, जूल्स होगा आई गेस, ठीक है। एंड नीचे की तरफ यूनिट क्या रहेगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो मीटर क्यूब, ठीक है। अब जूल्स को अगर मैं ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इंटू मीटर, एंड नीचे रहने वाला है मीटर क्यूब। अब मीटर और मीटर को मैंने अगर कैंसिल कर दिया तो मेरे पास बचेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब कौन सा यूनिट हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सा यूनिट हो जाता है, कौन सी चीज का यूनिट है ये, दिस इज पास्कल, एंड पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, वेरी नाइस, ठीक है। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड दिस प्रेशर, ये मतलब प्रेशर टर्म है, एंड दिस प्रेशर टर्म इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती, अगेन आई एम रिपीटिंग, नीट स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती, तुम लोग सिर्फ नोट्स में ऐड करके रखो, फायदा होगा। तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर, मतलब दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। इट एग्जिस्ट ड्यू टू
इट एग्जिस्ट ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हम लोगों ने वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के टाइम पे पढ़ा था, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर विच एग्जिस्ट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एग्जिस्ट करता है। एंड मुझे बताओ, अगर तुम लोगों के पास कोई आइडियल गैस रहेगी, ठीक है, अगर मेरे पास कोई आइडियल गैस है ना, अभी नहीं आएगा वो ए एंड बी का बी के टर्म्स यहाँ पे नहीं आने वाले, बट अगर समझो तुम लोगों के पास कोई आइडियल गैस है, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस, मुझे बताओ आइडियल गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे जीरो रहते हैं, करेक्ट। तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं है, मतलब मुझे बताओ ये डी यू अपॉन वी की वैल्यू क्या बन जाएगी? तो डेल यू अपॉन डेल वी फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस विल बिकम जीरो। अब अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो मुझे बताओ फाइनली हम लोगों का डी यू क्या बचेगा? डी यू की हम लोगों ने ऊपर ही इक्वेशन लिखी थी जिसमें से ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो हम लोगों को क्या बचा? डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इन टू डी टी, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी। तो मुझे बताओ आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आया तो इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? फॉर आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? करेक्ट बोल रहे हो क्या? तो फॉर आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से याद रखना। एंड ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अक्षय करेक्ट आंसर था, अर्णव करेक्ट आंसर था। तो याद रखो, नोट, फॉर आइडियल गैसेस u इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो चलो ये लिख दो जरा, ये कंप्लीट करो। एक मिनट, ये लिखने से पहले एक क्लास चेंज कर रहे हैं सिर्फ इसमें। मुझे बताओ, हम लोगों ने लास्ट टाइम ही, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ही एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था वो? देख, क्यू इज नथिंग बट एन सी डेल्टा टी, ठीक है। एक काम करते हैं, डी क्यू लिखते हैं, डी क्यू इज नथिंग बट एन सी डी टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अब इसका बाद में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्यू विल बिकम एन सी डेल्टा टी, ऐसा हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब इसमें मैंने एक कंडीशन इंपोज की थी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट बिकम्स एन सी वी डेल्टा टी, एंड हेंस क्यू वी अपॉन डेल्टा टी बिकम्स व्हाट? तो इट बिकम्स एन टी वी। ये याद है क्या? ठीक है, ये याद होगा तुम लोगों को। अब मुझे बताओ, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हाट? heat change at constant volume is called as, heat change at constant volume is called as u, very nice, ठीक है। तो ncv is nothing but delta u upon delta t, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली डेल्टा u की वैल्यू क्या बन जा रही है? तो डेल्टा u की वैल्यू बन रही है एन सी वी डेल्टा टी। ये हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, विच इज नथिंग बट, विच इज नथिंग बट du is equals to ncv dt। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तुम लोग बहुत जगहों पे यूज करोगे। तो याद रखो, मैंने ये फॉर्मूला पहले भी लास्ट टाइम जब डिराइव किया था तो इंपॉर्टेंट है बोला ही था, एंड अगेन वापस मैं यही सेम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी टी इज नथिंग बट, सी दिस इज डेल यू अपॉन डेल टी विच इज डी यू अपॉन डी टी इज नथिंग बट एन सी वी। तो यहाँ पे भी तुम लोग वैल्यू पुट करोगे तो एन सी वी डी टी वही आने वाला है। तो प्लीज राइट इट डाउन एंड देन विल मूव अहेड।
याद रखो हम लोगों को 90 to 95% क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के ऊपर ही आने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कर दो ये, जल्दी जल्दी लिखना। ओके, इससे ज्यादा ऊपर। चलो हो गया सबका लिख के। बाय इंटीग्रेशन वी कैन गेट डेल्टा यू, याद रखो, बाय इंटीग्रेशन वी कैन गेट डेल्टा यू। ओके, याद रखो ये थर्मोडायनेमिक्स की अभी एक्स्ट्रा की थियरी तुम लोगों को पता चल रही है और कुछ नहीं। फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने बोर्ड्स में देखे थे वही है। अब अभी तक मैंने ये एक सिंगल नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ये एक नया कंसेप्ट ऐड किया है। बाकी सारी चीजें जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है वही रहने वाला है। तो कुछ नया दिख रहा है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसलिए डर मत जाना। थर्मोडायनेमिक्स है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ईजी है, बट अगेन फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इसमें ज्यादा करके। ठीक है, सिर्फ थियरी थोड़ी सी तुम लोगों को एक्स्ट्रा पता चलने वाली है। ओके, तो चलो लेट्स मूव अहेड। अभी तक लिख के हो गया होगा सबका। इस वाले पार्ट का थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुम लोगों को ग्रास्प हो जाएगा। डेरिवेशन तो तुम लोगों को पूछी जानी ही वाली नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। सर ये फंक्शन ऑफ क्या है? अच्छा, फंक्शन ऑफ मतलब क्या, तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। समथिंग इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग, ऐसा अगर हम लोग बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोगों को ऐसे रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल इसमें देने के लिए जैसा है नहीं, मैथमेटिकल लैंग्वेज है एक्चुअली, बट समथिंग इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग ना, मुझे मैथमेटिकल एग्जाम्पल देना ही नहीं है तुम लोगों को। इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, करेक्ट, लाइक आई एम डिपेंडेंट ऑन मास्टर क्लास, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर क्लास इज अ फंक्शन ऑफ मी, ऐसे कि मैं मास्टर क्लास के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मेरी इनकम मास्टर क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मी मास्टर क्लास इज अ फंक्शन ऑफ मी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही डेल्टा यू ये डेल्टा टी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटर एनर्जी भी चेंज होगी, बट तुम लोग वॉल्यूम चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट सॉरी प्रेशर चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर तुम लोगों ने डेल्टा टी चेंज कर दिया तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी चेंज होने ही वाली है। तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब क्या, तो टेम्परेचर चेंज किया तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने ही वाली है। हाँ, एंड तुम्हारी केमिस्ट्री मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, करेक्ट बोल रहे हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, फॉर रियल गैसेस, अगेन दिस इज एडवांस पार्ट। तुम लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आएंगे तो एडवांस में ही आएंगे, नॉर्मल एग्जाम में आने के चांसेस, मतलब मेंस में आने के चांसेस नहीं है। तो जो नीट वाले स्टूडेंट्स है वो लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। फॉर रियल गैसेस, अब रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता, तो होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं इसमें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट रहने वाले हैं तो तुम लोगों के डी यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, विच इज नथिंग बट डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी, ठीक है। ये पहले आएगा विच इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। अब इंटर एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम भी यहाँ पे आने वाला है, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी को तुम लोगों को एग्जाम में ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, एन सी डी टी प्लस डेल यू कॉन डेल वी एट डी वी, ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आया तो तुम लोगों को ये डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू पहले से प्रोवाइडेड रहेगी, ठीक है। ओके, तो चलो, आई गेस दिस थिंग इज दिस मच इज सफिशिएंट, ठीक है। तो
दिस फॉर्मूला इज यूनिवर्सल, ये आगे लिख के रखना, दिस फॉर्मूला इज यूनिवर्सल। तुम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई फ्रीली करने की फ्रीडम है, ठीक है। ओके, तो इंटर एनर्जी में इतनी रिसर्च सफिशिएंट है आई गेस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एंथैल्पी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंथैल्पी। आज हम लोग बहुत सारी थियरी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज पॉसिबल हुआ तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे, बट आज मेजरली थियरी का पार्ट में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन डेल एंड डी। डेल हम लोग यूज करते हैं, डेल हम लोग यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, और पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड डी इज यूज्ड फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन, दैट मच, फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन। आई गेस मेरी डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, बट कैन यू, तो is that v or u at the end? This is a v, yeah, this is a v. लास्ट फॉर्मूला में यहाँ पे cv आना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो, सॉरी फॉर दैट, cv आना चाहिए। ओके, नहीं यार, ये तुम लोग प्रेशर लिख नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन प्रेशर होगा। अगर हुआ भी तो दिस इज द चेंज इन प्रेशर, एंड वो भी मोमेंटरी चेंज। तुम लोगों को पता होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रख के जो प्रेशर में चेंज आएगा वो, और वो एक्चुअल में हम लोग काउंट नहीं कर सकते, दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। ओके, डीपी भी नहीं आ पाएगा क्योंकि हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट ये अजम्पशन कर रहे हैं, एक्चुअल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, नथिंग एल्स। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग सोचने जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं। ओके, तो एंथैल्पी, अब एंथैल्पी तो सबको पता ही है, ठीक है। इट इज द टोटल एनर्जी, इट इज द टोटल एनर्जी which includes internal energy plus pressure volume work, ठीक है। तो it is the total energy sum of internal energy and pressure volume, and the energy required, the energy required or or consumed to maintain a specific volume, a specific volume at particular प्रेशर, ठीक है। तो याद रखो, अभी इस मोमेंट पे तुम लोगों के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, एंड तुम लोगों ने उसी टाइम पे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम बना के रखा है। तुम लोगों के सेल्स जो है वो ऐसे रैंडमली डिस्पोज नहीं हो रहे, उन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करके रखा है। तो तुम लोगों का कंटिन्यूअस वॉल्यूम मेंटेन करके रखना, एट द सेम टाइम तुम लोगों के अंदर की एनर्जी, इन सब की एडिशन जो है वो तुम लोगों को देगी टोटल एनर्जी, विच इज नथिंग बट एंथैल्पी, विच इज नथिंग बट एंथैल्पी। एंड एंथैल्पी इज नथिंग बट, ये हम लोग अभी डिराइव करने वाले, बट इट इज नथिंग बट क्या रहता है ये, हीट चेंज एट, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब याद रखो, एंथैल्पी, अगेन एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अभी हम लोग देखने भी वाले हैं, ठीक है। तो अगेन सेम, ऊपर जो हम लोग रामायण किया सेम नीचे रिपीट होने वाला है। तो एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब एंथैल्पी हम लोगों ने कब ये की, यूज की, अगेन ये सारी चीजें कब आई, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि अगर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं ना, तो हीट चेंज हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये हम लोगों ने नोटिस किया था, कहाँ पे लिखा है क्या मैंने, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, तो इधर ही हम लोगों ने बोला कि हीट चेंज इज नथिंग बट डेल्टा यू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नोटिस किया, हम लोगों ने इन द सेंस किसने, तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज हमेशा कांस्टेंट रहती है। सी हीट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है।
बट वॉल्यूम अगर हम लोगों ने फिक्स कर दिया तो हीट चेंज हमेशा कांस्टेंट रहती है, एंड इसीलिए हम लोगों ने बोला कि इट इज अ न्यू फंक्शन विच इज यू। ठीक है, इट इज अ न्यू फंक्शन विच इज यू। सिमिलरली हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो हम लोगों ने एक नया फंक्शन लाया विच इज एंथैल्पी। तो जब जब साइंटिस्ट को कुछ एक नई चीज पता चली कि प्रेशर कांस्टेंट रखा तो हीट कांस्टेंट है, तो भाई उसको एक नया फंक्शन बोल दो। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो भी कांस्टेंट रहता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं, तो उसको भी कुछ अलग बोल दो। तो हर एक जगह पे जब कभी रिक्वायरमेंट हुई तभी हम लोगों ने एक नया फंक्शन बना दिया। यहाँ पे मैंने गलती से वॉल्यूम लिख दिया है इंटर एनर्जी का, इट शुड बी प्रेशर। ओके, तो लिख दो ये। ओके, जस्ट गिव मी मिनट गाइस, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तब तक ये लिख दो। मोस्टली हम लोगों को वेबिनार पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये लिंक डिस्कार्ड करके नई लिंक बनानी पड़ेगी, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, तब तक जिस किसी का लिखना बाकी रह गया होगा कंप्लीट कर दो। गाइज हम लोगों को मीटिंग थोड़े टाइम के लिए रोकनी पड़ेगी एक्चुअली। वेबिनार का एक नया आईडी तुम लोगों को मिल जाएगा। विल कंटिन्यू एट 9, मैक्स टू मैक्स 9:15 होंगे, तो तब तक चाय नाश्ता एंड ऑल सब कुछ कर लो। सॉरी फॉर दिस, एंड किसी का लिखना बाकी होगा तो लिख के यू गाइस कैन लीव दिस मीटिंग। तुम लोगों को एक मैक्स टू मैक्स 9:15 तक एक नया आईडी मिल जाएगा, ठीक है, उस पे से रीजॉइन करना। तो इसका जेपेग फाइल भेज देना प्लीज। हाँ, हम लोग इसमें ही कंटिन्यू करेंगे, मतलब इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, तो दैट तुम लोगों को दो अलग अलग फाइल्स ना मिले। ओके। सर अब तक जो है उसकी भी प्लीज रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। हाँ, दोनों रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी, डोंट वरी, हो जाएंगे।